हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज जो आपके लिए घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के एटा की एक कोतवाली का गांव लगता है नंगला प्रेम। बात है 19 जनवरी 2025 की। लगभग 2:17 का टाइम होता है। एक बालक होता है देवांश, जिसको लेने के लिए या तो दादी जाती थी स्कूल में या दादा जाते थे स्कूल में। उसे लेने के लिए कोई नहीं आता, तो वो बहुत गुस्से में था कि मुझे लेने आज कोई भी नहीं आया है, क्योंकि बैग आजकल बहुत भारी होते हैं। तो जो बच्चे का नाम था बच्चे का देवांश। वो गुस्से में तिल मिलाता हुआ आता है। नहीं, या तो दादी आती थी या मम्मी आती थी या पापा दीदी, कोई ना कोई उसको हमेशा लेने के लिए ही आता था, दादा नहीं आते थे। गुस्से में भारी बैग को उठाए हुए वो घर आता है, और जब घर में आता है तो आकर वो अपने बाबा से बाबा राम राम कहता है, बाबा नमस्ते जो भी कहता है। वो कहने के बाद में फिर वो उसे गुस्सा थोड़ा शांत होता है, क्योंकि उसे पंखे की आवाज़ आने लगती है चलने की। तो वो हंसता है और हंसकर कहता है, दादा आज इतनी ठंड में पंखा किसने चला रखा है। दौड़ता हुआ मम्मी दादी शोर मचाता हुआ वो ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर जाता है, पंखे को बंद करता है, और तो उसकी जो नज़र घूमती है, वो देखता है कि एक तरफ उसकी जो दीदी थी वो खून से लथपथ पड़ी हुई है और ब्लड बह रहा है। देखता है कि ऊपर दूसरी तरफ नज़र घुमाता है तो देखता है कि माँ भी वहाँ खून से लथपथ थी, और दूसरी साइड देखता है तो दादी भी खून से लथपथ पड़ी रहती है। बच्चा बहुत डर जाता है। डरने के बाद सीधा सामने वाले घर में जाता है। सामने वाले घर में वो जो अनीता आंटी होती हैं, उनसे कहता है कि प्लीज़ आप मेरे घर पर चलिए। तो जो दादी का नाम होता है, वो बेटा जो था वो कलावती शिशु मंदिर में पढ़ता था, और जो उसकी दादी होती है उनका नाम श्यामा था। लगभग उनकी 65 साल की उम्र होती है। माँ रत्ना जो 48 साल की होती है, और जो दीदी थी वो लगभग 22-23 साल की होती है। तो जब वो अनीता के घर पर जाता है, उनका हाथ पकड़कर कहता है कि आंटी आप मेरे घर पर चलिए, और वो रत्ना का हाथ पकड़े हुए घर आता है। आने के बाद में जब अनीता घर पर आती है तो जो वो नज़ारा देखती है, उस नज़ारे को देखने के बाद में फिर वो दौड़कर अपने घर आती है और अपने पति को फ़ोन मिलाती है। उनके जो पति होते हैं वो उसी घर का जो बेटा होता है कमल, यानी देवांश के पिता को फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। इसी के बाद में वो तुरंत अपने घर आता है। घर आने के बाद में फिर मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं कि देखो घर में 4 मर्डर दिन दहाड़े हो गए हैं। और उसके बाद में फिर वो पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। जो वहाँ के पुलिस आला अधिकारी होते हैं, स्क्वाड डॉग सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो उसके बाद में फिर जब पुलिस आ जाती है और देखते हैं कि इस तरह से हत्या हुई है, तो डॉग स्क्वाड को भी लेकर वहाँ पर आते हैं। और जो डॉग था वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और कहीं पर भी नहीं जाता है। पुलिस वाले समझ नहीं पाते कि ये कहानी है क्या। और उसके बाद में फिर वो उनके बेटे कमल को फ़ोन करते हैं। तो कमल वहाँ पर रोता भिगोता हुआ आता है, और आकर इस तरह दिखाता है, इस तरह से वो बहुत तड़प तड़प कर रोता है कि मेरे घर में क्या हो गया। तो जो उसके पिता थे वो डॉक्टर थे, और जब वो डॉक्टर थे तो उन्हें एक भयानक बीमारी हो जाती है, कैंसर की। कैंसर की बीमारी होने के बाद लगभग 1 साल से वो बिस्तर पर थे, और जो अपनी डेली की जो होती हैं टॉयलेट जाना, फ्रेश होना, वो सब बिस्तर पर ही वो करते थे। बिल्कुल असहाय व्यक्ति थे वो। और जो उनका बेटा था, उसके लिए उन्होंने मेडिकल स्टोर खोल दिया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में नहीं था, तो उन्हें लगा था कि मेडिकल स्टोर चला लेगा। इसी बीच में फिर वो पुलिस वाले जो होते हैं, पास में ही कुछ दूरी पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पड़ोसी के घर जाते हैं और पूरी वीडियो निकलवा कर सीसीटीवी कैमरे को जब खंगालते हैं, खोलते हैं, देखते हैं कि उसमें जो उनका बेटा था वो लगभग 12:40 पर खाना खाने के लिए आया था, और लगभग 1 घंटे में वो चला गया था। लगभग 1:30 के आसपास वो चला जाता है। और उसी बीच में जो फिर लगभग पौने 2:30 के आसपास में पोता आता है, जो दौड़कर बाहर वापस चला जाता है, यानी कि कमल का बेटा और गंगा सिंह का पोता आता है। उसके बाद में जब वो फिर पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगती कि घर में कोई भी नहीं आया है इस बीच, या तो लड़के के पिता गए हैं या फिर लड़का गया है। इसी बीच में फिर वो कमल को सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं
करने के बाद में वो उसे थाने बुलाते हैं और उस पर सवालों की बौछार करना शुरू कर देते हैं। कमल ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता, तो कमल कहता है कि मैं क्या करता, मुझे नहीं पता ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया कि जो मेरी छोटी बेटी है उसको पढ़ने के लिए मैंने नोएडा भेजा था, वहीं पर वो अपने किसी फ्रेंड के साथ शादी करने की जिद करती है। तो हम दोनों परिवार वाले आपस में बात कर लेते हैं और बात करने के बाद जो परिवार वाले थे लड़के के, उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा था, सिर्फ 4 लाख रुपए ही मांगे थे। तो 4 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे, तो मैं माँ के पास आया तो मैंने माँ से कहा था कि माँ मुझे तुम 3 लाख रुपए जो देने वाली थी वो दे दो। तो माँ कहती है कि तू तेरे जैसे पर मुझे कोई यकीन नहीं है, और जिस अकाउंट में 3 लाख रुपए डालने हैं तो मुझे वो अकाउंट नंबर दे दे और मैं उसमें वो पैसे डाल दूँगी। लेकिन इस बात पे कमल को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें बिल्कुल मेरे पे भरोसा नहीं है। वो कहती है भरोसे वाले तू काम नहीं करता, इसलिए मैं तुझे नहीं दूँगी। पिता बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनका कैंसर का इलाज चल रहा है। तो वो सोच रहे थे कि बड़ी बेटी को उन्होंने छोड़ दिया था कि इसकी बाद में करेंगे शादी, पहले हम छोटी की ही शादी कर देते हैं। और जो उनका देवांश नाम का बेटा जो 5th क्लास में पढ़ता है, जब उनके कोई 2 लड़कियों के बाद बेटा नहीं होता कमल का, तो वो अपनी ही सगी बहन जो नीलम होती है, उससे उस बच्चे को सबकी परिवार की सहमति से ही गोद ले लेते हैं और उस बच्चे का लालन-पालन करते हैं, जो देवांश नाम का बच्चा होता है। तो कि इसी बीच में फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है और जाने के बाद उससे कहता है, देखो माँ को मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो लेटी हुई होती है अपने कमरे में कि माँ को मेरे पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे 3 लाख नहीं दिए, बोल रही है कि उसी अकाउंट में डालूँगी। तो पत्नी कहती है, क्या ही गलत है, तुम हो ही ऐसे, मेडिकल स्टोर चला रहे हो और तुम्हें सिर्फ़ 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करना है। तुम वो 1 लाख रुपए का इंतज़ाम भी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे जैसे बेटे का करना ही क्या है? उल्टा-सीधा जितना महिला के मुँह में आता है वो बोलती चली जाती है। ऊपर जाता है और जाकर ईंट रखी होती है और लाता है और अपनी पत्नी के सिर में धड़म-धड़ ईंट से वार करता चला जाता है। इसी बीच जब माँ के थोड़ी बहुत चीखने की आवाज़ आती है तो बेटी आती है और वो अपने पिता से कहती है, आप तो पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो। और वो उस बेटी को भी ईंटों से वार करता है और उसको भी मार देता है। जितना वो बगावत कर सकती थी करती है, लेकिन आदमी आदमी ही होता है। फिर दादी को लगता है कि ज़्यादा शोर-शराबा हो गया है, तो दादी भी जीना चढ़ के ऊपर जाती है और वो देखती है कि वो दोनों को मार चुका था। वो कहती है, कमबख्त तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, कमाता तो तू था ही नहीं और आज तूने ये अनर्थ भी कर दिया। फिर वो उसी ईंट से अपनी माँ के सिर पर भी वार करता है और माँ को भी जान से मार देता है। नीचे जाता है, पिता को ये समझ में आ रहा था कि ये कुछ उल्टा-सीधा करके आया है, लेकिन वो जैसे खाट पे पड़े-पड़े जितना बोल सकते थे वो बोले, पिता की भी वो उसी ईंट से मारकर हत्या कर देता है। इतना उसका गुस्सा बढ़ जाता है कि वो एक ही समय में 4 लोगों की मृत्यु कर देता है और करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। तो लोगों ने सीसीटीवी कैमरे में उसे निकलते हुए देखा और लगभग 2:30 बजे के आसपास में वो बच्चा स्कूल से आता है, तब इस वाक़या का खुलासा होता है। तो वो बताता है कि मेरे साथ में इतनी मतलब मुझसे इस तरह बात की और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और जाने-अनजाने में मेरे से ये काम हो गया। क्या होगा अब देवांश का? और जब उन चारों की चिता को मुखाग्नि देने का समय आया, तो वो सबके हाथ-पैर जोड़ता है, कहता है कि मुझे अंतिम दर्शन कर लेने दो। पुलिस उसे वहीं अरेस्ट कर लेती है। तो गाँव वाले, रिश्तेदार, नातेदार सभी कहते हैं कि इसको मुखाग्नि देने का भी कोई अधिकार नहीं है और जो घर में वो बच्चा होता है देवांश, उसी से मुखाग्नि दिलाकर चारों का अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। एक तो देखिए नाकामयाबी, क्योंकि पिता को पता था कि मेरा बेटा नाकामयाब है, जब भी उसको उन्होंने मेडिकल स्टोर खुलवाया था, जो कि अपनी बेटी के लिए भी 1 लाख का इंतज़ाम नहीं कर पाया था। जो बड़ी बेटी थी वो स्टोर पर बैठी हुई थी कि पापा पहले आप खाना खा आओ, उसके बाद में मैं खाकर आ जाऊँगी। तो अब उस घर में सिर्फ़ एक बड़ी बेटी और वो देवांश नाम का बच्चा ही बचा है और किस तरह से ये दवा का व्यापारी इतने लोगों की जान ले लेता है। मैं इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान या दुखी करना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ़ मेरा उद्देश्य इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।